गुड मॉर्निंग। आप सभी का डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सदिश और अदिश राशियों के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हम बेसिकली गति का टॉपिक पढ़ रहे थे और गति के टॉपिक में बार बार हमें जो जगह जगह इस कॉन्सेप्ट का जिक्र करना पड़ता है कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है, और सदिश के हिसाब से उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो सदिश और अदिश राशियों का जो अंतर था, उनको कैसे जोड़ा जाता है, क्या उसका मतलब होता है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है गति, यानी कि मोशन, किसी भी चीज का मोशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये पॉइंट आता है कि वास्तव में गति होती क्या है। तो इसके बारे में एक पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गति के बारे में सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र को देखना पड़ता है। गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? वो पॉइंट या वो तंत्र जो है वो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। गति है या नहीं है, कौन सी दिशा में गति है, इन सब बात का निर्धारण तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि उसका निर्देश तंत्र क्या है, किसके सापेक्ष उस गति की बात की गई। बाई डिफॉल्ट इसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि बाई डिफॉल्ट जनरली जो है वो हम किसके सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि वास्तव में गति क्या है। तो इसकी परिभाषा जो है वो बहुत बेसिक ये दी जाती है। इसकी परिभाषा किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, कई जगह आपको निर्देश बिंदु शब्द भी मिल सकता है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। बेसिकली ये गति की परिभाषा है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये x और ये y, ये हमारा निर्देश तंत्र है। और कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यहाँ है, तो इसकी कोई ये फिक्स पोजीशन है कि ये इसका देखो x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसकी फिक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन अपने को निर्देशांक दे रखे हैं कि ये इसकी स्थिति है। यदि ये वस्तु गति करके यहाँ से घूम फिर के यहाँ चला जाए, तो देखो जाहिर सी बात है कि ये इसका इस बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा निर्देश बिंदु हो गया, ये हमारा xy जो है वो निर्देश तंत्र हो गया। इसके सापेक्ष इसकी स्थिति में, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी और अंतिम स्थिति, ये इसकी इनिशियल स्थिति है और अंतिम स्थिति इसकी ये फाइनल यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु गति कर रही है या वो वस्तु गतिशील है। यहाँ पे टोटल 3 बातें। पहली बात कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष किया जाता है। हमें गति के बारे में जानने से पहले ये जानना होता है कि वो गति किस बिंदु के सापेक्ष पढ़ी जा रही है या किस बिंदु के सापेक्ष देखी जा रही है। हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर केस में इन जनरल हम पृथ्वी के सापेक्ष ही गति का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि गति वास्तव में होती क्या है। तो गति के बारे में ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि किसी निर्देश तंत्र या निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की यदि स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु गतिशील है। अब आगे चलिए, गति के प्रकारों के बारे में भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन लिया था। गति के प्रकार, इसके बारे में हमने कहा था कि गति जो है वो कई कैटेगरी में डिवाइड रहती है। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको ये बता रहा हूँ कि गति जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है एक विमीय गति, यानी 1D मोशन। दूसरा है द्विविमीय गति, यानी 2D मोशन। और तीसरा है त्रिविमीय गति, यानी 3D मोशन। और इसमें कोई विशेष नहीं है, ये मैं बता चुका हूं कि हमारे पास निर्देशांक के 3 अक्ष होते हैं, x y z। यदि वस्तु की गति के दौरान
कोई एक निर्देशांक बदल रहा हो तो वो एक विमीय गति, दो निर्देशांक बदल रहे हों तो द्विविमीय गति, और तीन निर्देशांक बदल रहे हों तो वो त्रिविमीय गति। आपके सिलेबस में जो जो चीजें शामिल हैं उसके हिसाब से जो जो गति है उसके बारे में जब अपन उसको डिस्कस करेंगे तो साथ में ये मैं बताता जाऊंगा कि वो एक विमीय गति का एग्जाम्पल है कि द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है कि त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है। इसकी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास ये अभी तक का टॉपिक हमने ये किया कि गति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ पे अपन गति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ते हैं की फैक्टर, गति के की फैक्टर, यानी गति के बारे में जानने के लिए हमें कुल 8 चीजों को, 8 डेफिनेशन को पढ़ना होता है। कौन सी है वो? सबसे पहली है दूरी, पॉइंट टू पॉइंट हम इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं सारे एक साथ बता रहा हूं। दूसरी है विस्थापन, तीसरी है चाल, लेकिन चाल के दो प्रकार यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। एक तो होती है औसत चाल और एक होती है तात्क्षणिक चाल। तो ये 4 चीजें हो गई। फिर हमारे पास है वेग, वेग के भी दो प्रकार हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। और लास्ट चीज है अपने पास त्वरण। इसके भी होने के दो प्रकार हैं, कौन सा? वही औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो ये देखिए, इस आधार पे अपने पास इतनी चीजें हो गई। हमें चाहे कोई सी भी गति पूछे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, उनमें बेसिकली इन 8 चीजों को ही पूछा जाता है। कौन सी है वो? दूरी, विस्थापन, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। हालांकि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि आगे जब अपन डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे तो मैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग से संबंधित जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, वो बियॉन्ड द सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा त्वरण को हम जो है वो कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो है वो त्वरण की परिभाषा ही पढ़ेंगे कि वास्तव में त्वरण क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा दूरी है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि दूरी क्या चीज होती है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे सोल्व होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया अपना दूरी। इसको कहते हैं डिस्टेंस। देखिए परिभाषा क्या है इसकी? इसकी परिभाषा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल तय की गई लंबाई, कुल तय की गई लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। यानी वो कुल कितना चला है, उसने कितनी लंबाई को ट्रेवल किया, कितनी लंबाई पर वो चल के गया है, इस वैल्यू के मान को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी टोटल लंबाई कोई वस्तु चली होगी वो लंबाई जो है उस वस्तु की क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। इसमें जो दूसरा पॉइंट है दूरी के बारे में वो ये है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इसका मान चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। दिशा इसमें नहीं होती, क्योंकि अदिश राशियों की परिभाषा ये है कि उनको दिशा की जरूरत पड़ती नहीं, उनके पास दिशा होती है। तो दूरी की परिभाषा हो गई, दूरी का पॉइंट हो गया कि दूरी एक अदिश राशि है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ पॉइंट की दूरी का जो मात्रक है वो होता है मीटर। कई बार ये अन्य मात्रकों में भी प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसका बेसिक मात्रक जो है वो मीटर होता है। इसके अलावा ये पॉइंट ध्यान में रखना कि दूरी किसी भी गतिशील वस्तु के लिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। किसी गतिशील वस्तु के लिए यदि वो गति कर रही है, किसी गतिशील
वस्तु के लिए दूरी का मान नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। यह पॉइंट आपको क्लियर तब समझ में आएगा जब हम विस्थापन की चर्चा करें, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिए कि दूरी का मान जो है वो कभी भी गतिशील वस्तु के लिए कभी भी दूरी का मान जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा, 0 भी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक खास पॉइंट ये है कि दूरी का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। ये क्या चीज है? मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां है और उसको यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट नाम दे देते हैं, इसका अंतिम पॉइंट है इनिशियल, इसको फाइनल पॉइंट नाम दे देते हैं। सबसे पहली कहानी कि ये वस्तु यहां से या ये व्यक्ति यहां से सीधा यहां तक जाता है, ठीक है। दूसरा, यदि ये इस तरह से नहीं जाए, इस तरह से घूम के यहां से यहां जाए तो देखिए लंबाई बढ़ गई। और ये तीसरा पॉइंट इसमें ये मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे घूम के यहां तक पहुंचता है, तो देखिए पहली वाली स्थिति में वो इस तरफ से गया था, ये पहली वाले पथ है। दूसरे वाले पथ में वो इस तरफ से गया था, ये उसका ट्रेवल किया गया तीसरा पथ है। और मान लीजिए वो तीसरा ये पथ मान लेते कि इस तरह से ट्रेवल करता है, तो तीनों ही पथ में आपको साफ साफ डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि तय की गई लंबाइयां अलग अलग है। और परिभाषा ये कहती है कि कुल तय की गई लंबाई ही दूरी होती है, यानी सीधी सीधी बात है कि दूरी का मान वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। वस्तु कौन से पथ से अपने प्रारंभिक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक गई है, कौन सा पथ है, उस पथ पर डिपेंड करता है दूरी का मान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दूरी के बारे में। तो दूरी क्या चीज हो गई, एक बार इसको ब्रीफली अपन डिस्कस करते हैं कि वस्तु जो है कुल कितनी लंबाई तय करती है, ये दूरी है, ये एक अदिश राशि है, इसका मान तय किए गए पथ पर निर्भर करता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। चलिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं विस्थापन को, और बाद में इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन कंबाइन डिस्कस करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है विस्थापन, कि विस्थापन क्या चीज होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विस्थापन। दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। क्या परिभाषा है इसकी, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी या न्यूनतम दूरी। जब आप किताबों से इसको पढ़ेंगे तो कई किताबों में आपको सीधी दूरी शब्द मिल सकता है और कुछ किताबों में आपको न्यूनतम दूरी नाम का एक शब्द मिल सकता है। न्यूनतम दूरी बोल दो चाहे लंबाई बोल दो, चलो दूरी से कंफ्यूज हो सकते हैं, अलग से है तो इसको लंबाई बोलते हैं। न्यूनतम लंबाई के मान को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए वस्तु यहां थी और इस तरह से घूम के यहां तक गई। पहले ये वस्तु यहां से यहां गई, ये व्यक्ति यहां खड़ा था पहले, ठीक है, व्यक्ति मान लेते हैं। ये इधर से यहां चल के इस तरह गया, पहले इधर गया था फिर इधर गया था। तो वास्तव में ये इसकी अंतिम स्थिति और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, दिख रहा है, ये इसकी अंतिम स्थिति और ये इसकी ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है, ठीक है। अब हमें कुल लंबाई से कोई मतलब नहीं, हमें इसकी न्यूनतम दूरी चाहिए या सीधी दूरी चाहिए। तो वास्तव में ये देखिए कि इसको सीधा मिलाते हैं तो ये लाइन इसकी न्यूनतम दूरी, तो इस लाइन का जो मान आएगा वो हमारा विस्थापन होगा। समझ में आई बात, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी होगी, सीधी लंबाई होगी, उसी को क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। ये बात समझ में आई? चलिए विस्थापन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्या है विस्थापन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। विस्थापन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि इसका मतलब जब भी आप इसकी चर्चा करेंगे इसके मान के साथ साथ आपको इसकी दिशा की भी आवश्यकता होगी। दूरी में नहीं चाहिए लेकिन विस्थापन में दिशा होगी, वो एक सदिश राशि है। मात्रक वही, क्योंकि ये भी लंबाई है इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। इसके अलावा एक खास पॉइंट ये है कि विस्थापन का मान जो है, विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। देखिए ऊपर जो हमने दूरी पढ़ा था उसमें साफ साफ हमने ये लिखा था कि भाई दूरी का मान कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन विस्थापन का मान नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए सबको एक एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। मान लीजिए कि वस्तु जो है वो यहाँ थी और यहाँ से यहाँ गई, तो इस दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का जब अपन विस्थापन ज्ञात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जीरो कब होगा, जीरो तब होगा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, यहां से शुरू होती है और घूम फिर के वापस यहीं पे पहुंच जाती है। यहां पहुंचने का मतलब है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, यदि घूम के उसी बिंदु पे पहुंच गया तो। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी जीरो, और हमें विस्थापन की परिभाषा के हिसाब से क्या निकालना होता है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालनी होती है या सीधी दूरी निकालनी होती है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई वस्तु घूम फिर के अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस लौट आए तो उसका विस्थापन हो जाएगा जीरो। हालांकि ये वस्तु गतिशील है लेकिन फिर भी उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। विस्थापन का मान जीरो हो सकता है, बात समझ में। और इसके अलावा यदि मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ नेगेटिव में सीधा सीधा यदि विपरीत दिशा में डिनोट करें तो हम उसको नेगेटिव लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम डायरेक्शन यहाँ बना देते हैं, नॉर्थ ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है। कोई पूछे कि यहाँ जो व्यक्ति खड़ा था उसका विस्थापन क्या है, तो चलिए इस लाइन लंबाई को हम मान लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए 10 मीटर। तो पहला आंसर ये दिया जा सकता है कि इस वस्तु का जो विस्थापन है वो 10 मीटर पूर्व में। ठीक है, लेकिन कोई विपरीत दिशा के तौर पे यदि इसका विस्थापन इधर देखना चाहे तो इधर तो इसका विस्थापन है नहीं, तो वो नेगेटिव लगा के भी शो कर सकता है कि भाई वास्तव में इसका वो ये लिख सकता है कि 10 मीटर जो है वो पश्चिम में है। नेगेटिव लगने का मतलब ही यही है कि जिस दिशा के बारे में आपने चर्चा की है उसके विपरीत दिशा में ये सारा मान है। तो पश्चिम लिखा है, सामने नेगेटिव लगा रखा है, इसका मतलब इसका मान जो है वो पश्चिम दिशा की ठीक विपरीत है, यानी पूर्व दिशा में 10 मीटर है। तो एक ही बात है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही। तो विस्थापन का मान पॉजिटिव के रूप में भी दिखाया जा सकता है, नेगेटिव के रूप में भी दिखाया जा सकता है, और इसका मान जीरो हो भी सकता है। कब हो सकता है जीरो, जब वस्तु अपनी गति के दौरान घूम फिर के अपनी प्रारंभिक स्थिति पे ही वापस पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन है वो जीरो हो जाएगा। तो कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ पे विस्थापन के बारे में बने हैं। क्या पॉइंट बना है, पहला पॉइंट तो ये बना है कि विस्थापन होता क्या है। तो देखिए विस्थापन जो है वो परिभाषा में दोबारा देखिए, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी लंबाई या सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, अपने को दिशा चाहिए होगी, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि विस्थापन का मान वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। देखिए ऊपर जब हमने दूरी के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां लिखा था कि दूरी का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, और यहां हम लिख रहे हैं कि विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे वही जो ऊपर एग्जाम्पल उठाया था वही उठाते हैं कि उस वस्तु को यहां से यहां तक जाना है। पहला तरीका इसने
अपनाया कि वो इधर से सीधा गया यहाँ, दूसरा तरीका इसने अपनाया कि वो इस तरह से घूम के गया, और तीसरा तरीका इसने अपनाया कि वो ऐसे गया। तो तीनों स्थितियों में देखो कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी ये थी और अंतिम स्थिति थी वो ये थी, लेकिन इसने तीन अलग अलग पथ तय किए, लेकिन तीनों ही स्थितियों में विस्थापन का मान बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? कि कौन से पथ से गया अपने को उससे क्या लेना देना, हमें तो न्यूनतम दूरी चाहिए और सीधी दूरी चाहिए, तो वो विस्थापन हमेशा इतना ही होगा। इन दोनों के बीच की जो मैं इस ग्रीन लाइन से ड्रॉ, ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी सीधी लंबाई होगी, विस्थापन इतना ही होगा। यदि वो इधर से गया तो भी विस्थापन इतना ही है, सीधी दूरी तो यही है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की। और यदि वो घूम के गया है, किसी भी पथ से गया है, तो भी अपने को प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सिर्फ सीधी दूरी से मतलब है, और सीधी दूरी का मान तीनों स्थितियों में बदल नहीं रहा। यानी कि विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि दूरी का मान तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। समझ में आई यहाँ तक की बात? तो ये विस्थापन और दूरी से संबंधित बात हो गई कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। अब चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैंने पिछली क्लास के लास्ट में मैं इसको छोड़ के गया था, यहाँ उसको डिस्कस करते हैं कि कोई व्यक्ति प्रारंभ में 10 मीटर उत्तर तथा उसके बाद 10 मीटर पूर्व में जाता है। दूरी एन विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह से हम पेज पे डायरेक्शन को शो करते हैं कि ये ऊपर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है। ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति शुरुआत में यहाँ खड़ा है, तो शुरू में उसको 10 मीटर उत्तर में जाना है, तो वो इस डायरेक्शन में गया, 10 मीटर उत्तर में जा रहा है। उसके बाद में वो 10 मीटर पूर्व में गया, तो 10 मीटर पूर्व में गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब वास्तव में हमें इसकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में यदि पूछा जाए तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, और ये लास्ट में यहाँ खड़ा है, तो ये इसकी अंतिम स्थिति है। यदि हमें दूरी पूछे तो देखो सीधी सीधी पॉइंट है, दूरी तो कुल तय की गई लंबाई है, तो पहले 10 चला, उसके बाद में भी 10 चला, तो कुल कितनी दूरी तय की है इसने? 20 मीटर तय की है। लेकिन यदि विस्थापन पूछे तो विस्थापन ये होगा, देखो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, ये लाइन इसका विस्थापन होगी। अब ये लाइन देखिए इस त्रिभुज का जो है वो विकर्ण है ना, तो इसका मान यदि अपने को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसका मान हमें निकालना होगा तो हमें कहेंगे कि विस्थापन का मान निकालने के लिए भाई साहब आपको क्या चाहिए? आपको ये जो लाल वाली लाइन है इसका मान चाहिए। और लाल वाली लाइन का मान कैसे निकलेगा? लाल वाली लाइन का मान निकलेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडररूट, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना आया? ये इस तरह से आया। तो इसको देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अंडररूट के बाहर आ जाएगा, तो ये 10 बनेगा, और अंडररूट 2 आ जाएगा ये इधर इस तरह से। ठीक है, तो 10 अंडररूट 2 इसका विस्थापन हुआ। इसकी दूरी कितनी हुई? इसकी दूरी हुई 20 मीटर, और इसका विस्थापन कितना हुआ? 10 अंडररूट 2। इसको वास्तव में एलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पे, जैसे 10 गुणा इसकी वैल्यू 1.4 होती है, 1.4, तो इस तरह से इसका जो विस्थापन आया वो कितना आया अपने पास? 14 मीटर का विस्थापन आया, जबकि इसने दूरी कितनी की थी? कुल 20 मीटर। समझ में आया दूरी और विस्थापन का अंतर? कुल तय की गई लंबाई दूरी है, और कुल तय किया गया प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी है वो होगा इसका विस्थापन। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि मैं उस एग्जांपल को बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए बड़ा बना रहा हूँ कि मैं सारी कंडीशंस को समझा पाऊँ, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन बनेगा तो उनमें से कोई एक कंडीशन का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है? कोई कण है, कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तथा एक चक्कर 8 सेकेंड में पूरा कर लेता है। तो पूछा क्या है? t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 6 सेकेंड पर,
और t बराबर 8 सेकेंड पर दूरी एवं विस्थापन का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन में साफ साफ है कि आपको सिर्फ दूरी और विस्थापन का मान ही चाहिए, तो ऑप्शन के आधार पे अपन लगा देंगे। क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, आपको सकता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं है। इनमें से आपसे कोई, जैसे मैंने तो ये 4 कंडीशन एक साथ ले ली, 2 सेकंड की, 4 सेकंड की, 6 सेकंड की, 8 सेकंड की, लेकिन आपसे इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो पूछी जा सकती है। सीधा सीधा क्वेश्चन, जनरल साइंस में इसका क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में कहा उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक वृत्ताकार पथ में तय करने वाला एक कण है जो वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कितनी त्रिज्या दे रखी है? वृत्ताकार पथ आपके पास ये मान लेते हैं। ठीक है, और त्रिज्या इसकी दे रखी है 10 मीटर। कोई व्यक्ति शुरुआत में यहां खड़ा है और इस वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि वो 8 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब यहां से शुरू करने के बाद 8 सेकेंड बाद ये यहीं वापस पहुंच जाएगा। तो 4 सेकेंड बाद ये कहां पहुंचेगा? 4 सेकेंड बाद ये यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे। आधी, मतलब पूरे को करने में 8 सेकेंड लगता है, तो आधे को करने में 4 सेकेंड लगेगा। सीधी सीधी बात है। तो यहां से वापस घूम के, इस तरह से घूम के वापस इसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको 8 सेकेंड लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो 4 सेकेंड में यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 4 सेकेंड वाला पॉइंट हो गया। 2 सेकेंड में कहां पहुंचेगा? इसके आधे में यहां पहुंचेगा 2 सेकेंड में। 6 सेकेंड में कहां पहुंचेगा? इसके आधे में यहां तक पहुंचेगा 6 सेकेंड में। और 8 सेकेंड में वापस यहां तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो आपसे 2 सेकेंड में पूछा है वो बिंदु कहां है? वो बिंदु यहाँ है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो अपने से 2 सेकेंड वाला पॉइंट पूछा है। 4 सेकेंड वाला पॉइंट पूछा है, ये कहां है? यहाँ है। इस 4 सेकेंड पर वो यहाँ होगा। 6 सेकेंड पर वो कहां होगा? 6 सेकेंड पर वो यहाँ होगा। और 8 सेकेंड पर वो कहां होगा? यहाँ होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन 2 सेकेंड की बात करते हैं। तो वस्तु यहां से चलकर यहां तक गई। तो देखिए भाई, मैंने इसको बना लिया। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहां है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। फिलहाल जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहां है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यहाँ, ये उसका प्रारंभिक स्थिति है। और 2 सेकेंड बाद अंतिम स्थिति कहां है? ये उसकी अंतिम स्थिति। समझ में आ रही है? तो इस दौरान उसने कितनी लंबाई तय की है? तो ध्यान से देखो, ये उसके द्वारा तय की गई लंबाई है, ये वाली दिख रहा है। ये इसके द्वारा ये वाला इतना पार्ट तय किया गया लंबाई। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि कुल इसकी दूरी कितनी है, तो ध्यान से देखो दूरी कितनी है इसकी। 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे इसकी दूरी है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये परिधि का चौथा भाग है। वृत्त की परिधि का कौन सा भाग है? ये वृत्त की परिधि का चौथा भाग है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? परिधि होती है वृत्त की 2πr, उसका चौथा भाग यानी बट्टे 4। मान इसमें अपन लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणा पाई गुणा आर का मान दे रखा अपने को 10/4। तो ये मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा। 5 पाई मीटर इसका मान हो गया। पाई की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। तो ये इसकी दूरी हो गई। समझ में आ रही है इतनी बात? 2 सेकेंड बाद ये वस्तु जो है वो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मैंने डार्क कर रखा है बहुत सारा, कितनी लंबाई उसने तय की है? तो ये जो लंबाई मैंने देखी तो पता लगा कि ये तो परिधि का चौथा भाग है। तो तय की गई लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2πr/4, है ना। और इसके बाद में यदि अपने से कोई पूछे कि भी इसका विस्थापन क्या है, तो देखो विस्थापन तो ये हुआ भैया, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ लाल कलर से, ये इसका विस्थापन हो गया। और इसको थोड़ा सा साइड में काट के ले आते हैं। तो देखो साइड में काट के ले आए तो क्या बना? ये इस तरह से बन रहा है। ये यहाँ से ये वस्तु की इसको वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर, और ये भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर। थोड़ा सा सही नहीं बना, आप समझ रहे हैं इसको। तो ये इसका विस्थापन हो गया। ये वाली लाइन मैं चलो ग्रीन से डार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन इसका विस्थापन है। और जाहिर सी बात है कि ये वाली लाइन इसका जो विस्थापन है वो हमें पहले से पता है कि ये इसका विकर्ण है। तो विस्थापन यदि इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका विस्थापन? वही तरीका अपने पास। विस्थापन का तरीका क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो वही जो वैल्यू अभी निकाली थी वही यहाँ आ जाएगी, 10√2 मीटर। समझ में आ रही इतनी बात? ध्यान से समझिए
कि 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे था तो इसकी दूरी परिधि का चौथा भाग हो गया और विस्थापन अपन निकालेंगे सीधा से। चलिए दूसरा, 4 सेकंड पर वो कहाँ होगा, तो डायग्राम वो थोड़ा सा ज्यादा मिस हो गया तो मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 सेकंड बाद कहाँ होगा, यहाँ से चल के 4 सेकंड बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये इसका विस्थापन हो गया। देखो हो गया ना, सीधा सीधे दूरी किसके बराबर हो गया, विस्थापन व्यास के बराबर हो गया, ये इसका व्यास है। तो यदि कोई पूछे कि 4 सेकंड पर इसका विस्थापन कितना होगा, व्यास के बराबर यानी 20 मीटर, आर का मान मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। और यदि कोई पूछे कि दूरी कितनी तय की है, तो ध्यान से देखो यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, ये वाली दूरी है, और ये मुझे साफ साफ दिख रही है कि दूरी कितनी होगी, दूरी जो है वो इसका परिधि का आधा भाग हो गया, तो परिधि कितनी है 2 पाई आर, आधा भाग यानी 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर यानी 10 पाई मीटर, ये इसका दूरी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन जो आपको दे रखी है, 6 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, तो 6 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, यहाँ से चला था, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा था, 4 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा था, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिलहाल ये यहाँ है, तो इसने कितनी दूरी तय की है, ये वाली दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी तय की है और ये वाली दूरी तय की है। साफ साफ दिख रहा है कि परिधि का 3/4 भाग कर रहा है। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, तो दूरी हो जाएगी भैया इसकी परिधि का 3/4 भाग यानी 3/4 2 पाई आर। इसकी वैल्यू हम लिखें तो 3/4 गुणा 2 गुणा 10 गुणा आर की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू अपन लिख नहीं रहे, तो आर की वैल्यू हो गई 10, यहाँ से इसको काट दिया तो हमारे पास ये बनेगा 15 पाई। इसको सॉल्व करके लिखा तो अपने पास कितना बनेगा 15 पाई, और मात्रा क्या हो जाएगा इसका मीटर। यदि लेकिन कोई विस्थापन पूछ ले 6 सेकंड पर, तो देखो ध्यान से, यहाँ से सॉरी ये यहाँ से मान लेते हैं ये इस बिंदु पे है, ये इस बिंदु पे, तो विस्थापन वास्तव में ये हुआ, देखो ये हुआ ना, पिछले वाले की तरह ये है। तो इस विस्थापन को ये वैल्यू 10 थी, ये वैल्यू भी 10 है, तो ये इसका विकर्ण निकलना है, तो ये इसका विस्थापन है, तो वही वैल्यू आ जाएगी 10 √2 जो हमने ऊपर सोल्व किया। बस इतना सा अंतर है कि ऊपर वाली जो विस्थापन है वो इस डायरेक्शन में था और नीचे वाला विस्थापन इस डायरेक्शन में। सदिश राशि होती है ना, विस्थापन तो अलग दिशा में हो सकता है। ये बात समझ में आई। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि वो 8 सेकंड पर कोई पूछे, तो 8 सेकंड पर कोई पूछे तो देखो ध्यान से, 8 सेकंड में वो कहां से चला था, 2 सेकंड यहाँ से चला था, 2 सेकंड बाद यहाँ पर, 4 सेकंड बाद यहाँ पर, 6 सेकंड बाद यहाँ पर और 8 सेकंड बाद वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो कितनी दूरी तय की है इसने कितनी दूरी तय की है, इसने दूरी तय की है पूरी परिधि के बराबर। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यदि दूरी पूछे कोई 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा 2 पाई आर। और कितना विस्थापन होगा, तो साफ साफ दिख रहा है विस्थापन का मान हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति से शुरू किया था, जिस स्थिति से शुरू किया था वो इसी स्थिति पर वापस पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कोई न्यूनतम दूरी नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0। अब ये क्वेश्चन मैंने चारों एक साथ ले लिए, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड, चारों एक साथ ले लिए, इसलिए थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। समझ में मेरी बात, 2 सेकंड पर कहाँ होगा, उस पोजीशन को बनाओ, दूरी और विस्थापन देख लो। 4 सेकंड पर बनाओ, 6 सेकंड पर बनाओ, 8 सेकंड पर बनाओ, तो दूरी और विस्थापन निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए भाई, इससे रिलेटेड एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो कई कंपटीशन एग्जाम, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाया है। देखने में बड़ा ही टिपिकल लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है आर त्रिज्या का एक पहिया समतल सड़क पर गति कर रहा है। समतल सड़क पर गति कर रहा है, आधे चक्र के पश्चात पहिए के निम्नतम बिंदु का विस्थापन क्या होगा। कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, आपको बता दूं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये ज्यादा लेवल के न्यूमेरिकल हो गए तो मैं ये बता दूं आपको, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये जनरल साइंस में ही पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए। देखो क्या है ये, आपको ये कह रहा है कि ये कोई समतल सड़क है,
और इस समतल सड़क पर एक पहिया है जो कि इस तरह से चल रहा है। थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, पहले पहिया बनाते फिर सड़क। एक पहिया है इस तरह से और ये एक समतल सड़क पर चल रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल पहिए का निम्नतम बिंदु कौन है उसको ड्रॉ कर लो। ये पहिए का निम्नतम बिंदु। पहिया आगे घूम के चला गया, थोड़ी देर बाद पहिया इस पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, अब पहिए का निम्नतम बिंदु, ये जो बिंदु हमने लाल से ड्रॉ किया है, ये वाला बिंदु अब कहाँ है? क्योंकि पहिए ने आधा ही चक्कर किया है तो ये यहाँ है। यदि पहिया पूरा चक्कर कर लेता तो ये वापस उसी बिंदु पे वापस पहुंच जाता। बात समझ में आ रही है ना भाई? तो ये इसका फिलहाल मतलब ये पॉइंट था शुरुआत में निम्नतम बिंदु, फिलहाल ये यहाँ पहुंच गया। तो पूछ रहा है आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो देखो सीधा सीधा ये लाइन से इसको ड्रॉ कर दो। ये इसका विस्थापन हो गया। और कैसे निकलेगा? ये साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से इसको मिलाते ही ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाली वैल्यू तो मुझे पता ही है, व्यास के बराबर होती है, यानी ये तो 2r है और ये जो दूरी है वो पाई r है। कैसे पता लगा भाई ये पाई r है? पहिए की जो परिधि है वो 2πr है ना। पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस को कवर करता है? 2πr। तो आधे चक्कर में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? πr को कवर करेगा। तो ध्यान से देखो, आपको जो लाल वाली जो निकालना है कि ये निम्नतम बिंदु शुरुआत में आपके पास इस पोजीशन पे था और बाद में इस पोजीशन पे पहुंच गया। इनके बीच में जो विस्थापन लाल रंग से हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसका विस्थापन है। और ये विस्थापन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक त्रिभुज का विकर्ण है। तो कैसे निकलेगा ये विस्थापन? तो सीधा सीधा है कर्ण का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आगे इसमें बढ़ के देखते हैं क्या क्या अपने को मिलता है। यहाँ से 4r स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से पाई स्क्वायर r स्क्वायर मिलेगा। देखो भाई r स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो r स्क्वायर दोनों में से कॉमन आया तो यहाँ क्या बना? r स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बनेगा 4 बनेगा, सॉरी यहाँ बनेगा 4 और यहाँ बनेगा पाई स्क्वायर और r को अंडर रूट से बाहर ले लो तो r अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। क्योंकि इसका ये इसलिए टिपिकल लगता है क्योंकि इसका आंसर देखने में बड़ा टिपिकल सा लगता है कि पता नहीं कैसे सोल्व किया हुआ, लेकिन ये वास्तव में बहुत आसान सी चीज है ना। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। ये पहिया था, ये इसका निम्नतम बिंदु था। आधे चक्कर को जब पहिया कवर कर जाएगा तो यही जो बिंदु है वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसका विस्थापन पूछा है तो ये लाल रंग वाली जो लाइन है ये हमारा विस्थापन हो जाएगी। और हमने इसको बिंदु को यहाँ से नीचे मिलाया तो ये इसका व्यास हो जाएगा और ये इसका व्यास हो जाएगा। देखो, और ये इसका आधार हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है, उसका विकर्ण निकालना बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि बेसिक मैथमेटिक्स जो आप बाकी अपने मैथ्स के लिए पढ़ते हैं उसके बराबर का सही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भाषा में इसको इतना घुमा दिया जाता है कि हमें ये लगता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, लेकिन वास्तव में बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समझ में आई इतनी बात? तो ये सारी बातें हो गई। हमने आज के क्लास में जो है वो दूरी और विस्थापन को डिस्कस किया है। दूरी और विस्थापन से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, है ना। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं। एक इसका साधारण सा एग्जांपल है और एक बड़ा एग्जांपल मैंने सर्कल बना के लिया हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन एक साथ मैंने समझाए हैं। और इसके अलावा ये जो पहिए वाला क्वेश्चन है ये आपके पहले के एग्जाम्स में जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो मैंने इसको वहां से उठाया है। तो ये आज की क्लास में हमने दूरी और विस्थापन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट, देखो मैंने 8 की फैक्टर बताए थे आपको क्लास के शुरू में कि गति को पढ़ने के लिए आपको 8 चीजों की जरूरत पड़ती है, उनमें से 2 हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। कौन सी? दूरी और विस्थापन। अब हम नेक्स्ट क्लास में चाल और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे और वेग से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारी क्लास में हम टॉपिक वाइज इसको कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।